एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आयकर गणना पत्रक में हम अपनी वेतन का विवरण किस प्रकार भरेंगे, ओवरऑल टोटल किस प्रकार करेंगे, साथ ही साथ परिणाम राशि क्या रहेंगी। तो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर मासिक संचित लेखा का प्रारूप देख रहे हैं। मासिक संचित लेखा भरने के लिए यानी कि अपने वेतन का विवरण दर्ज करने के लिए आपके पास आपकी वार्षिक वेतन पर्ची का होना आवश्यक है। उसी में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर हम इसमें अपनी वेतन का विवरण दर्ज कर सकते हैं। अब वेतन का विवरण किस तरीके से दर्ज करना है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं इस मासिक संचित लेखा में आपको कुल मिलाकर 12 कॉलम दिख रहे हैं, जिसमें पहला क्रमांक है, दूसरा महीने का कॉलम बना हुआ है, तीसरा मूल वेतन, चौथा महंगाई भत्ता, पाँचवा नगर क्षति भत्ता, छठवां मकान भाड़ा भत्ता यानी कि HRA, सातवां और आठवां अन्य भत्ते, नवा योग का है और 10वां 11वां 12वां जो है वह कटौती के रूप में है। तो सबसे पहले आपको अपना जो मान लीजिए अपनी जो वेतन है वह माहवार उसकी प्रविष्टि यहाँ पर इन कॉलमों में कर देना है। जैसे मान लीजिए मूल वेतन वाले कॉलम में आपको अपना मूल वेतन रखना है। यदि आप 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं तो आपको ग्रेड वेतन वाले जो ऑप्शन है उसको खाली छोड़ना है, क्योंकि 7वें वेतनमान में ग्रेड वेतन नहीं मिलता है। तो वेतन बैंड में आपको अपना मूल वेतन दर्शा देना है। और यदि आप 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको वेतन बैंड वाले ऑप्शन में मूल वेतन और ग्रेड वेतन वाले ऑप्शन में आपको अपना ग्रेड पे राशि दर्शाना है। इसी तरीके से महंगाई भत्ते वाले ऑप्शन में आप महंगाई भत्ता और नगर क्षति भत्ता यदि आपको मिलता हो तो उसमें आप रखेंगे। HRA मकान भाड़ा भत्ता में आप रखेंगे। अन्य भत्ते यदि आपको मिलते हैं तो कॉलम क्रमांक 7 और 8 में उनकी प्रविष्टियाँ आप करेंगे। और कॉलम क्रमांक 9 में कॉलम क्रमांक 3 से लेकर 8 तक का पूरा योग आप कॉलम क्रमांक 9 में रखेंगे। उसी तरीके से कटौतियों में यदि हम देखें तो एक कॉलम आप NPS का बना सकते हैं, उसमें आप NPS की राशि दर्ज करेंगे। GIS वाले कॉलम में आप GIS की राशि दर्शा दें और वृत्ति कर वाले कॉलम में आप वृत्ति कर की राशि दर्शा दें। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको। तो माहवार सबसे पहले हमें प्रविष्टियाँ कर लेना है। मार्च से लेकर फरवरी तक की प्रविष्टियाँ आप कर लेंगे बारी बारी से, आपकी जो वार्षिक वेतन पर्ची है उसके अनुसार। यहाँ पर हम बता दें वृत्ति कर में हो सकता है आपका वृत्ति कर एक ही बार में काटा गया हो, चाहे वह 2500 रुपये हो, 2000 रुपये या 1500 जो भी आप पर बनता हो, या फिर इस तरीके से जैसे हमने इसमें भरा हुआ है इस तरीके से काटा गया हो। यदि एक बार में काटा गया है तो जिस भी माह में आपका वृत्ति कर कटा है आपकी वार्षिक वेतन पर्ची के अनुसार उस माह में आप उसको दर्शा दें। जब आप अपनी संपूर्ण प्रविष्टियाँ मार्च से लेके फरवरी तक कंप्लीट कर लें, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कॉलम क्रमांक 13। कॉलम क्रमांक 13 में अब हम देखेंगे कॉलम क्रमांक 3 का योग। सबसे पहले वेतन बैंड यानी कि आपका जो मूल वेतन है उसका योग आप कर लें और उसे कॉलम क्रमांक 13 में आप दर्शा दें। उसी तरीके से HRA का भी आप योग कर लें कॉलम क्रमांक 4 का, कॉलम क्रमांक 6 का भी योग आप कर लें और कॉलम क्रमांक 9 का भी योग कर लें। आपकी जो NPS राशि है उसका भी आप योग कर लें और कॉलम क्रमांक 10 यदि GIS आप लगा रहे हैं तो उसका भी आप योग कर लें और जो वृत्ति कर राशि है उसे भी आप योग में दर्शा दें। तो कॉलम क्रमांक 13 में आपको सभी कॉलमों का योग दर्शाना है बारी बारी से। आप देख सकते हैं वेतन मूल वेतन का जो योग है भाई अलग दिख रहा है, HRA का योग है भाई अलग है और DA का जो योग है भाई अलग है। साथ ही साथ आपकी जो ग्रॉस सैलरी है योग यानी कि आपकी ग्रॉस सैलरी कुल मिलाकर आपको कितनी सैलरी मिलती है बिना कटौती किए उसका योग अलग है। NPS राशि आप अभी तक आपकी कितनी काटी गई है उसका ओवरऑल योग अलग है। GIS का टोटल अलग है जो कि 200 रुपये पर मंथ कटता है यानी कि 2400 रुपये, और आपका जो वृत्ति कर है उसका योग इसमें अलग से दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम कॉलम क्रमांक 14 की। कॉलम क्रमांक 14 में आपको एरियर राशि दर्शाना है। जैसे कोई भी एरियर आपको प्राप्त हुआ है तो आप कॉलम क्रमांक 14 में दर्शा दें और जो राशि आपको प्राप्त हुई है उसे ही आप कॉलम क्रमांक 9 में दर्शा दें योग के रूप में। कॉलम क्रमांक 15 भी एरियर के लिए ही है। यदि आपको एक से अधिक एरियर प्राप्त हुए हैं तो उन्हें आप कॉलम क्रमांक 15 में दर्शाएंगे और उसको भी आप कॉलम क्रमांक 9 में योग के रूप में दर्शा देंगे। कॉलम क्रमांक 16, इसमें आपको एरियर जो राशि है, एरियर के जो कॉलम है 14 एवं 15 उनका टोटल दर्शाना है। तो आप देख सकते हैं कॉलम क्रमांक 14 में 11,536, कॉलम क्रमांक 15 में 11,536 एवं 5,377। यदि 200 अधिक एरियर आपको प्राप्त हुए हैं तो आप एक अतिरिक्त कॉलम क्रमांक 15 में ही बना सकते हैं। तो इनका टोटल हमने करके कॉलम क्रमांक 16 में दर्शा दिया है। कॉलम क्रमांक 16 का जो योग है उसी योग को हम कॉलम क्रमांक 9 के योग में भी प्रदर्शित कर देंगे। अब हम आते हैं कॉलम क्रमांक 17 में। कॉलम क्रमांक 17 जो कि महायोग का कॉलम है। अब आप देख सकते हैं
इसमें आपको क्या करना है, कॉलम क्रमांक 13 का जो योग है, सबसे पहले नंबर का जो योग है बिंदु क्रमांक 3 का, उसमें हमें कॉलम क्रमांक 16 की राशि को जोड़ देना है। आप देख सकते हैं कॉलम क्रमांक 13 का जो योग है 3,60,000 रुपये, उसमें हमने कॉलम क्रमांक 16 का जो योग है 28,449 रुपये, इसका हमने टोटल कर दिया है। तो जो परिणाम राशि है वह 3,88,449 रुपये आ चुकी है। अब यहाँ पर आता है डीए, अगला कॉलम, कॉलम क्रमांक 13 की जो डीए की राशि है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कॉलम क्रमांक 17 में ऐसी की ऐसी आ जाएगी। उसी तरीके से कॉलम क्रमांक 13 से जो एचआरए की राशि है उसका जो टोटल है 3,768 रुपये, वो भी कॉलम क्रमांक 17 में बिल्कुल ऐसा का ऐसा हम रख देंगे। अब हम आते हैं कॉलम क्रमांक 9 पर। आप देख सकते हैं आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, मतलब अभी तक आपको जो सैलरी मिली है 12 महीनों में, उसका टोटल आप कॉलम क्रमांक 13 के बिंदु क्रमांक 9 में है। अब चूँकि हमें कॉलम क्रमांक 14 और 15 में एरियर प्राप्त हुआ है और उसका टोटल कॉलम क्रमांक 16 में है, तो कॉलम क्रमांक 13 के बिंदु क्रमांक 9 का जो टोटल है उसमें हम कॉलम क्रमांक 16 की राशि को जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कॉलम क्रमांक 13 के बिंदु क्रमांक 9 में 4,84,155 हमारी कुल सैलरी बन रही है। इसमें हम कॉलम क्रमांक 16 की योग 28,449 इस राशि को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो परिणाम राशि है वह 5,12,604 रुपये निकल कर आ चुकी है। इसी तरीके से आप अपनी राशि निकाल सकते हैं। अगला कॉलम है कॉलम क्रमांक, जो कि कॉलम क्रमांक 13 में कॉलम क्रमांक हम 10वां देख रहे हैं, जिसमें हमने एनपीएस की राशि का कुल टोटल किया हुआ है। तो एनपीएस की राशि का जो टोटल है वह कॉलम क्रमांक 13 से ऐसा का ऐसा उठकर कॉलम क्रमांक 17 में आ जाएगा, यदि आपकी एरियर की राशि में से एनपीएस की राशि नहीं कटी है तो। यदि एरियर की राशि में से एनपीएस की राशि कटी है, जैसे कि हमने यहाँ पर काटा है, तो आप उसे भी इसमें ऐड करके कॉलम क्रमांक 17 में लिख देंगे। उसी तरीके से आपकी जो जीआईएस की राशि का टोटल है कॉलम क्रमांक 13 में, तो वो राशि भी आपकी कॉलम क्रमांक 17 में बिल्कुल ऐसी की ऐसी यहाँ पर प्रविष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार कॉलम क्रमांक 13 का जो वृत्ति कर की राशि है 2,500 रुपये, वह भी कॉलम क्रमांक 17 में हम ऐसी की ऐसी रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉलम क्रमांक जो 17 है वह बनकर तैयार हो जाएगा। और आयकर गणना पत्रक का जो मुख्य पृष्ठ है और जो आयकर की गणना हमें करनी है वह कॉलम क्रमांक 17 के इन्हीं मुख्य बिंदुओं के आधार पर करनी है। यानी कि अब कॉलम क्रमांक 17 के जो मुख्य बिंदु रहेंगे वह है कॉलम क्रमांक 17 के बिंदु क्रमांक 9 का योग, बिंदु क्रमांक 10 यानी कि एनपीएस की राशि का योग, बिंदु क्रमांक जीआईएस वाले कॉलम का योग और वृत्ति कर का योग। इन्हीं राशियों से हमें आयकर गणना पत्रक पर आयकर की गणना करनी है और इस पर हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो साथियों, इस तरीके से आप मासिक संचित लेखा पर अपनी वेतन का विवरण बहुत ही आसानी से दर्ज कर सकते हैं। माहवार प्रविष्टियां आप कर लेंगे, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। किस तरीके से टोटल आपको करना है वो बताने का प्रयास हमने इस वीडियो में किया है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।